बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2006 के बाद आज लिबनान ने इजराइल पर चंद मिनट्स पहले जो हमला किया है, आप ये देखिए। जिस तरह शबरात के ऊपर पटाखे आप देखते हैं कि चलते हुए बच्चे चला रहे हैं, फिजा के ऊपर आपको हर तरह से शबरात का सामान मिलता है। एग्जैक्टली इसी तरह 70 मिसाइल मारे हैं लिबनान ने। और ये 2006 के बाद जो वहां पर जंग हुई थी इजराइल लिबनान की, अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है। और इतना खतरनाक हमला था कि आप इमेजिन कर लीजिए, इन 70 मिसाइलों में से सिर्फ 15 के करीब आयरन डोम रोक चुका है, और उसके अलावा बाकी सारे मिसाइल जाकर किरियात शमूना और दीगर जगहों पर जाकर हिट किए हैं। बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, घरों के अंदर जाकर किसी जगह पर लगे, इनकी मिलिट्री जगह पर। इतना पैनिक है कि इजरायली सो रहे थे और उनके मोबाइलों के ऊपर धड़ाधड़ वाइब्रेशन मैसेजेस हर जगह पर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर आप उठे शेल्टर में चले जाएं, क्योंकि इस वक्त जो कैपेसिटी है इजराइल के रोकने की वो खत्म हो गई है। ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला आप लगातार देखते जा रहे हैं। किस तरह खतरनाक सूरत हाल, ऐसा लग रहा है कि आसमान के ऊपर स्टार्स का एक झुरमट है। यानी मिसाइल आ रहे हैं और इतनी बुरी तरह आ रहे हैं कि लोग चीखे मारते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे हैं, शेल्टर्स में चले गए हैं। देखिए, पिछले काफी अरसे से इजराइल के ऊपर इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे। अब हमलों की शुरुआत हुई है, और साथ उस रिपोर्ट के साथ शुरुआत हुई है कि हिजबुल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ अभी जो इस्तेमाल की गई कैपेसिटी थी वो 5% गई है। यानी 95% अभी उनके पास पड़े हुए हैं मिसाइल, और ये तकरीबन 2.25 लाख मिसाइलों से ज्यादा बनता है, जिसने पूरे इसराइल की चीखें निकाल दी हैं। आप सोचिए जरा कि इसराइल का ये लेवल हो चुका है कि रातों को वो सो रहे हैं। इन्होंने अपने बच्चों को उठाया, चीखे मारते हुए शेल्टर्स में चले गए जो इन्होंने घरों में बनाए हैं। कुछ लोग जो बाहर थे वो सड़कों में जाकर शेल्टर्स के नीचे। यानी ये इतना खतरनाक हमला था इस दफ़ा इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ है। और गालिबन चूंकि ये लिबनान से जंग छेड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने ट्रेलर दिखाया उनको कि भाई ये लो हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रेलर है और देखो तुम्हारे साथ हम करते क्या हैं। इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमलों की जद में आ चुका है। इनको बड़ा शौक है इनको कि इन्होंने लिबनान के साथ जंग करनी है। बड़ा शौक है इनको हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करनी है, हमास के साथ भी करनी है, चाइना के साथ भी करनी है। इन्होंने जो इसराइल के मामला आप सोचिए, रूस के साथ इन्होंने खराब करने की कोशिश की। बड़ा इनको शौक चढ़ा हुआ है। आप एक दफ़ा इनको मैदान में आने दें, इनके साथ जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी। अब सोचिए कि इस वक्त लोगों को इन्होंने उठाया, और लोग इस वक्त, जब एक दफ़ा याद रखिएगा, आपकी नींद टूट जाती है जब लोग उठ जाते हैं, फिर उसके बाद वो बड़ी बुरी सूरत हाल होती है। और वहाँ पर ऐसे मामला देखने को मिले हैं कि लोगों ने नौकरियां छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि यार हमसे उठा नहीं जाता, सारी रात हमें ये लगता है अभी मौत आई, सुबह आई, शाम को आई। और जिस तरह उनको लाकर यहाँ पर बसाया गया है, असल में जो सबसे बड़ी सूरत हाल उनको तंग कर रही है, जो तकलीफ में है वो लोग, वो ये देख रहे हैं कि मनाजिर जो उनको देखने को मिलते हैं कि उनके फौजी मारे जा रहे हैं, उनको यानी उनकी आखिरी रस्मात है, लोग रो रहे हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। अभी तो देखिए उनकी फौज के अंदर से जर्नैलों से लेकर निचली सतह पर जो लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, उसने जो कोहराम मचाया है वो तो लेवल ही अलग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सूरत हाल हुई है, एक चीज़ इसराइलियों को इतनी खटक रही है, इतनी ज़्यादा खटक रही है, जो उनको सोने नहीं दे रही। प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के पास है आयरन डोम। अब आयरन डोम की कैपेसिटी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 1/3 भी इस वक्त इन 70 मिसाइलों में से वो रोक नहीं पाया। जब आपकी कैपेसिटी इस लेवल की हो जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो 50 मिसाइल आकर लगे हैं। अब इंटरेस्टिंग मामला क्या है कि जो हिजबुल्लाह ने मिसाइल फायर किए हैं, वो मिसाइल हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ रखी हुई है कि इसके बाद जो उनके स्टॉक में मिसाइल पड़े हुए हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक है। एक तो उनकी स्पीड ज़्यादा है, हुजम ज़्यादा, यानी बड़े लेवल पर जाकर तबाही मचा सकते हैं। और वो ये जो समझ रहे 70 में से 15 या 16 या 18 इन्होंने रोके हैं, ये भी नहीं रोक पाएंगे। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई है
कि एक तो उनकी बैटरीज और उनके सब चीज़ें, आपने इतने मिसाइल रोके। देखिए जो आयरन डोम है वो डिज़ाइन इसलिए नहीं किया गया था कि आयरन डोम को आप लगाए और मिसाइल वहाँ से आ रहे और सुबह शाम आ रहे पर रोके। उनकी कैपेसिटी थी लिमिटेड जंग की। वो लिमिटेड जंग कौन सी है? ये जो डिज़ाइन किए गए थे आयरन डोम, उनकी बैटरीज जो हैं वो 15 से 20 दिन की जंग के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये बात इनको पता थी और इनका इरादा भी यही था, इनका दिमाग और प्लान भी यही था कि हम असल में एयर स्ट्राइक करके हमास की कैपेबिलिटीज़ को इतना तबाह कर देंगे कि 12 दिन में जंग जीतेंगे। गुलानी ब्रिगेड यही वादा करके कौम से गई थी ना कि आप देखिए हम इनके साथ करते क्या। हिजबुल्लाह का जहाँ तक उनका मामला, तो उन्होंने कहा हम इनको जब तबाह कर देंगे तो हिजबुल्लाह की बारी आएगी तो उनको भी 10 से 12 दिन में, तो हमारे पास चले 30 दिन की कैपेसिटी होगी। ये तो किसी को नहीं पता था कि 140 दिन तक आपने इन आयरन डोम की 8 बैटरियों के साथ आपने लड़ाई करनी है और उनमें से भी 2 बैटरीज उन्होंने उड़ा दी हुई हैं। तो और उसके बाद बाकी है वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। सोचिए ज़रा, जब पहली दफ़ा जंग हुई थी यानी स्टार्ट हुई थी तो कितने मिसाइल उन्होंने मारे थे और उस वक्त तकरीबन 90% इनकी रेशो थी रोकने की। अब तो ये रोक ही नहीं पाए और जो तबाही हुई है। अब खतरा यहाँ पर ये है कि हिजबुल्लाह ने अब जो हमला करना है वो मिसाइल ज़्यादा खतरनाक हैं, वो ये रोक नहीं पाएंगे। तो जब आप रोक नहीं पाएंगे तो इसका मतलब है आपने इसराइलियों को दावत दे दी कि भाईजान आप अपना सामान पैक करके रखें और आप यहाँ से निकलने की तैयारी करें। अब इस वक्त इसके बाद जो अगला मरहला आने वाला है वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। वो है यमन की जानिब से इनको एक खतरा बढ़ रहा है। देखिए एक तरफ तो यमन ने काम ये किया है कि उनके जो फाइटर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चले, ये जो फाइटर्स हैं ये तो तैयार हैं। इनको उन्होंने पूरी तरह तैयारी करवा कर कहा है कि गुलान हाइट्स जो है यानी जो शाम की साइड पर लगती है, जो इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ से लड़ाई के लिए जाना है और गालिबन ये गजा या दूसरी जगहों पर जाकर लड़ाई करेंगे। एक तरफ ये आ रहे हैं। दूसरा जो खतरा उनको ये पैदा हुआ है कि यमन को हथियार पहुंचाए गए हैं और यमन को जो हथियार पहुंचाए गए हैं वो मिसाइल सीधा उन्होंने जाकर तिल अवीव पर अब मारने हैं और उनके पास जो कैपेसिटी है उनको खतरा ये लग रहा है कि ईरान ने अब असल में यमन को आगे लगाया है। ईरान ने उनको जो मिसाइल वो खुद इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हाइपरसोनिक हो या कोई और हो, वो इन्होंने इनको दिए हैं। और देखिए अमेरिका का मुकाबला करने के लिए यमन को चाहिए थी टेक्नोलॉजी, चाइना ने ईरान को दी, ईरान ने यमन को दी और रिजल्ट आपके सामने अमेरिका का जो उन्होंने हशर किया है। यानी कोई दिन नजर नहीं गुजरता जब वो अमेरिका पर हमला ना करे। सेकंड कैपेसिटी देखिए, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अब ईरान उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है कि भाई जाओ तिल अवीव पर मारो। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी तेज़ी से हुई है। टकर कार्सन की जानिब से, जो आप जानते हैं वो मॉस्को गए थे, उन्होंने हंगामी बेसिस पर एक पैगाम जारी किया है और उस पैगाम के अंदर कहा है कि पैगाम डायरेक्टली मेरे पास आया है CIA के अंदर जो मुखबिर बैठे होते हैं उनकी जानिब। अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि बाइडेन पागल हो चुका हुआ है। ये इसी तरह उसके अल्फाज है कि वो पागल हो गया है और उस पागलपन के अंदर वो इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। कहां पर? समझिए जरा, वो रूस पर हमला करने वाला है। तो वो कहां से जाएगा हमला करने के लिए? वो रूस पर हमला करने वाला है, जाहिर सी बात है थ्रू यूक्रेन जाएंगे। वो कह रहे हैं कि वो रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और हमला उन्होंने मिलिट्री बेसिस पर नहीं करना, आम लोगों पर जाकर करना है, रूस पर। तो रूस पर उन्होंने जब हमला कर दिया तो इसका क्या मतलब हम समझे? तीसरी जंग अजीम ये तो आपके सर पर खड़ी होगी और वो कह रहे हैं मैं हंगामी बेसिस पर बता रहा हूं, ये पागलपन का शिकार है। देखिए आज सूरत हाल आप समझ लें। सारी दुनिया ने देखा, चंद दिन पहले अमेरिका के अंदर मोबाइल फोन के सिग्नल्स बंद हो गए थे। आज सारी दुनिया ने देखा, फिर हमला हुआ, इंस्टाग्राम डाउन, फेसबुक डाउन और आज इस तरह का डाउन हुआ था कि आप ये सोचे लॉग आउट हो गया। तो इस सारी सूरत हाल में जो हमला हुआ है, रूस छोड़ेगा, चाइना छोड़ेगा, इन पर इतने साइबर हमले होंगे कि आम आदमी अमेरिका के अंदर बैठा हुआ वाटर की टंकी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। वॉशरूम में पानी नहीं आएगा उसके पास। उनका बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, उनका मोबाइल फोन, वो तो इतना यूज टू है। ये तो पाकिस्तान है जो यूज टू नहीं है, बताएं वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में ओवरऑल ये आप कर सकते। तो वहां पर जो सूरत हाल खराब है, जितने हमले होंगे, आप सोचे रूस करने देगा उनको? रूस इस सारी सूरत हाल में वो कहते हैं तैयार बैठा हुआ है कि वो तो उससे बढ़कर हमले का जवाब दे दे। और इसमें एक और भी बात समझिएगा, अभी इसराइल को एक बात समझनी है,
अभी तक तो इसराइल पर हो रहे हैं ये मिसाइल और ये छोटे मोटे। देखिए मामला ज़रा थोड़ा समझिएगा, हिजबुल्लाह हो या चाहे यमन हो, वो अभी तक जो भी मिसाइल सारे मार रहे हैं वो एक हद तक है, यानी एक हद से आगे नहीं बढ़े। जब लड़ाई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो फिर आप सोचिए, जो मिसाइल ईरान ने मारे थे शाम के अंदर, जो मारे थे उसने इराक में, वो मिसाइल जब हिजबुल्लाह को, क्या उन्होंने हिजबुल्लाह को नहीं दिए होंगे? डेफिनेटली बात है वहां तक पहुंचे, क्या वो यमन को नहीं देंगे? जब वो मिसाइल इसराइल के ऊपर हमलावर होंगे तो बताए उसके बाद साइबर हमला होगा, और ये सिग्नल इसराइल में जब चले गए और ये वहां पर उनकी कंपनीज को नुकसान पहुंचा तो फिर क्या होगा? आप बताएं, आप इसराइल के अंदर हो और आपके पास पैसे हो, ये मिसाइल ऊपर से आ रहे हो रात को, आप जिस जगह पर खड़े हो वहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं। देखिए पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, हमारे यहाँ पर आम पाकिस्तानी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, ये जो तमाशा चल रहा है, इसको देखकर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? पाकिस्तान के बाहर इस वक्त तकरीबन 1 करोड़, हमेशा हम ये कहते हैं जी 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, 20 लाख लोग तो 2 सालों में 22 लाख मुल्क छोड़कर चले गए हैं। 1 करोड़ 24-25 लाख लोग आपके मुल्क से बाहर हैं। अब उनमें से कितने लोग पाकिस्तान के अंदर ज़मीनें खरीदते थे, DHA में खरीदते थे, दूसरी जगह पर खरीदते थे और कहते थे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अपने लोगों ने कह दिया अलविदा, हम नहीं करेंगे। और आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल तो देख लें आप। अब बताइए, जब पाकिस्तान में ये मामला है तो इसराइल जैसा जो मुल्क है वहाँ पर जो बिलियनर्स हैं, हम तो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो बिलियनर्स हैं डॉलर्स में, वो इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर कि यार ऊपर से मिसाइल आ रहा है, हमें पता नहीं है कि फ़ौज को कब ज़रूरत पड़ जाए, इंजीनियर्स की, IT एक्सपर्ट्स की, फलाने की, और वो लेकर चले जाए। और हालिया हुआ है ना, उनके एक्टर्स मारे गए हैं, उनके IT एक्सपर्ट्स मारे गए हैं, उनके जो फाइनेंस के लोग हैं वो मारे गए हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल हुई है। अब बताएं, आप एक बिलियनर हैं, क्रियात शमूना वाली साइड पर आप रह रहे हैं और आपको रात को अचानक मैसेज आता है कि आप शेल्टर में चले जाएं और आप बच्चों को उठा रहे हैं, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का कुछ है, और वो चला जाता है। वो कहेगा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार इस मुल्क को छोड़ूं, मैं निकलूं बाहर। खाली गजा का मामला नहीं है, इसराइल के अंदर लोग जो है वो दिमागी तौर पर मफलूज हो गए। वो कह रहे असल में हुआ ये था, पिछले काफ़ी अरसे से इस तरह के मिसाइल फायर नहीं किए गए इसराइल पर। जब मिसाइल फायर नहीं हुए तो वहाँ के लोगों को लगा कि अच्छा ये अब जो ऑपरेशन हो रहा है वो गजा की हद तक रहेगा, लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि ये असल में पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी जंग अजीम का सिनेरियो बना रहे हैं। ये अब हिजबुल्लाह ने इनको दी है सलामी, उनको कहा है कि भाई तुम हमारी तरफ आ रहे हो ऑपरेशन करने के लिए, खुशामदीद, हमारी तरफ से तुम्हारा वेलकम किया जाता है, लेकिन वेलकम अब मिसाइलों की सूरत में होगा। अब आप ये सोचिए कि जो उनके फौजी हैं उनकी रातों की नींद खराब हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि कल सुबह उठकर इसराइल की क्या नई स्ट्रेटजी होगी। इसराइल ये कहता है जी हमने ये करना है, फलाना करना है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताकत उनकी बड़ी है। अब सर पर उनके एक चीज़ सवार हो गई और वो बड़े परेशान है इस बात से। वो कह रहे हैं कि हम फेल हो गए हैं, हम ईरान को रोक नहीं पाए, और हमें पता है कि ईरान अब एटमी ताकत बनने जा रहा है और उसके पास इतनी ताकत आ गई है मिसाइलों की कि वो किसी भी वक्त अपने आप को टेस्ट करके डिक्लेयर कर देगा। देखिए जब ये मामला हो जाएगा ईरान का, तो आप अगला जो स्टेप होगा वो इसराइल ने उसको भी रोकना है, उसने रूस को भी रोकना है और चाइना को भी रोकना है, हिजबुल्लाह को भी रोकना है। अमेरिका ने बात बिल्कुल ठीक कही है कि भाई आप इतने फ्रंट संभाल लेंगे। असल में चाइना और अगर रूस की हम बात समझ लें, आप सिर्फ अमेरिका को काबू कर लें, अमेरिका को काबू कर लें, इसराइल खुद अपनी मौत आप मर जाता है, क्योंकि उसके पास हथियार और ये तमाम चीज़ें वाफर मिकदार में आ रही हैं। आप जब उसको रोक लेंगे तो आपने समझ लीजिए कि बाकी मामला भी रोक लिया। देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इतने 57 मुल्क थे जो दावा करते थे, उनमें से 2 मुल्क उठ जाते, सिर्फ 2, ज्यादा नहीं 2 उठते और कहते हैं हम सुबह इसराइल को कहते हैं हम आ रहे हैं अपनी एयरफोर्स लेकर, आप यकीन कीजिए जंग खत्म हो जाती। ये जंग वहीं पर ढेर हो जाती और ये आगे ना बढ़ती। तो सबसे बड़े कसूरवार तो फिर वो ममालिक हैं कि जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। गजा मलिया मेट हो चुका है, वो लड़ाई करें, ये असल में अब चीज़ खत्म हो गई है। ओ जी हम मुकाबला नहीं कर सकते, या हमें अमेरिका का प्रेशर है। आपको प्रेशर किसी का नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ डर अल्लाह का होना चाहिए। बताइए यमन के पास कितनी टेक्नोलॉजी है,
उन्होंने अमेरिका को भी पकड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं जी हमने इजराइल को भी मारना है, हमने बाकियों को भी मारना है, और हमास की भी लड़ाई हो रही है। अब असल में आपने नफसियाती तौर पर अपने दुश्मन को ज़ेर करना होता है, लेकिन आप डरते रहेंगे, अमेरिका आएगा, सर ऊपर से ऑर्डर आएगा, वो जी इजराइल का है प्रेशर, वो जी फलाना ये वो, तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी। सो लिहाजा जितने ममालिक इस वक्त खड़े हैं और पोजीशन अपनी वाजिया करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सूखी सूखी मजम्मत हवाई फायर कर रहे हैं, यानी मुंह से मजम्मतें कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।